देखो इस बार जो प्रीलिम्स की कट ऑफ डिसाइड करेगा वो हमारा जीएस का पेपर करेगा। सीसेट का पेपर फिर भी ठीक है, इतना टफ नहीं है, हाँ टफ है। और जो परंपरागत रूप से सीसेट पूछा जाता था उससे थोड़ा हट के पूछा गया है। पहले क्या होता था कि रीडिंग कंप्रहेंशन बहुत ज्यादा पूछता था, लेकिन अब रीडिंग कंप्रहेंशन 23 क्वेश्चन ऑलमोस्ट रीडिंग कंप्रहेंशन के हैं, और बाकी जो क्वेश्चंस है इंटरपर्सनल स्किल और अदर जो है एरिया से पूछे हैं उसने। जैसे पीसीएस की मेंस के कुछ टॉपिक मैंने उसमें देखे हैं, फॉर एग्जांपल कि परिपत्र क्या होता है, इसी तरीके से एक दो क्वेश्चन और है। तो सीसेट तो फिर भी डुएबल था, लेकिन जीएस में भी जो हमारा हिस्ट्री का पोर्शन है, हिस्ट्री का पोर्शन मेजरली जो है डिपेंड करेगा जो हमारी कट ऑफ जाने वाली है। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि हिस्ट्री के क्वेश्चंस जो बनाए गए हैं वो जीएस के स्टूडेंट्स के लिए बनाए ही नहीं गई हैं। हिस्ट्री क्वेश्चंस जो ऑप्शनल पढ़ता है हिस्ट्री को, और उसमें भी एंशियंट हिस्ट्री को, जिसका एंशियंट हिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, आर्कियोलॉजी जो है बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, वो ही इस पेपर को, इसके हिस्ट्री के क्वेश्चंस को कर सकता है। जैसे मैं अभी आपको क्वेश्चन दिखाऊं, ऑलमोस्ट 21 क्वेश्चंस जो है हिस्ट्री से जो है पूछे हैं, तो देखते हैं क्या क्या आंसर, किसका क्या क्या आंसर हो सकता है। उसमें भी चेंज होने की जो है पॉसिबिलिटीज है, बट जो जैसे कि मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री है तो मुझे डुएबल लगे। हालांकि बहुत मतलब जब वहां पर जो है बहुत ज्यादा लेंथी है, तो वहां पर हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे ये अलग इशू है। क्योंकि पेपर इतना ज्यादा लेंथी था कि कंप्लीट तो नहीं होगा यार। पेपर पेपर तो ऐसे कंप्लीट नहीं होगा जब इतना लेंथी हो जाएगा, और एग्जाम हॉल का प्रेशर अलग से। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 ही देखे, डी के जो सीरीज डी है उसमें लगातार 1 से लेकर 20 तक जो है हिस्ट्री हिस्ट्री, तो हिस्ट्री वाला होगा वो तो वहां से ही खुश हो गया होगा कि हाँ मेरे लिए तो आसान है। बट जो दूसरे सब्जेक्ट का स्टूडेंट है या जीएस के लेवल पर ही हिस्ट्री पढ़ी है, उसके लिए बहुत टफ लगने लगा। वो जैसे पहले ही क्वेश्चन के जैसे पैराग्राफ पढ़ लें कि अत्यंत नूतन काल में या तो यमुना यमुना कभी सिंध में प्रवाहित होती थी या फिर सतलज यमुना में प्रभावित होती थी। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने स्टेटमेंट बनाया है, और फिर उसमें ये पूछने की कोशिश कर रहे हैं आगे कि फिर सहायक नदी या तो गंगा में, सिंधु में, अथवा इसके विपरीत स्थानांतरित हुई थी। निम्नलिखित में कौन सा उपयुक्त अभिकथन का आधार है, यानी हम ये बात ऊपर जो कही जा रही है वो किस बेस पर कह रहे हैं, ये पूछना चाह रहा है। तो 3 इन्होंने स्टेटमेंट दिए हैं। पहला स्टेटमेंट है कि ऋग्वेद का नदी सूक्त ये पढ़ते हैं, तो नदी सूक्त में यमुना, सिंध और जो सप्तसैन्य प्रदेश की नदियां हैं, और इसी तरीके से जो गंगा है, गंगा का एक ही बार उल्लेख किया गया है, तो और यमुना का 3 बार आई थिंक उल्लेख किया गया है। तो नदी सूक्त में से ये पूछना चाह रहे हैं कि ये नदी सूक्त के उसको आधार बना रहे हैं, या फिर रॉबर्ट ब्रूसफुट द्वारा किए गए सतलज और यमुना के बेस पर सिंधु और गंगा। अब ये देखो आर्कियोलॉजी वाला स्टूडेंट तो कर सकता है, एंशिएंट हिस्ट्री का अच्छे से जिसने पढ़ा होगा, उपेंद्र सिंह जिसने पढ़ी होगी वो तो कर सकता है। बट जीएस वाले स्टूडेंट्स के लिए कहाँ से ये क्वेश्चन डुएबल है, बहुत टफ है। कि इसमें भी जाएगा कि हाँ अन्वेषण की बात की गई है, इसमें भी जाएगा, बट वही मैं कहूंगा कि जिसका हिस्ट्री ऑप्शनल है वो इसको काट देगा। क्योंकि साउथ में रॉबर्ट विल्सफुट ने जो काम किया है वो पल्लवरम और अतिरम पक्कम और महाराष्ट्र एंड मद्रास प्रेसिडेंसी जो थी वहां पर काम किया है। तो इसको हम इसलिए जो है गलत मानेंगे। सिंधु और गंगा दोनों नदी प्रणाली में डॉल्फिनों की समान प्रजातियों की विस्तृत, क्या इस चीज को हम आधार बना रहे हैं? तो ये भी नहीं है कि सिंधु और गंगा, क्योंकि यहाँ पर सिंपल सा चीज इंडिकेट हो रही है कि अत्यंत नूतन प्लेस्टोसीन, यानी कि आर्कियोलॉजी से ही कहीं ना कहीं पूछ रहा है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो इसका आंसर 1 होना चाहिए, क्योंकि 2 हम काट देंगे तो ये स्टेटमेंट बी और सी हट जाएगा, और डी तो नहीं है, क्योंकि वो जो है गंगा सिंधु नदी की डॉल्फिन अलग है और गंगा नदी की डॉल्फिन अलग है। बट फिर वो यहाँ भी डाउट आएगा स्टूडेंट को कि जब ज्योग्राफिकली 2 इकोसिस्टम अलग हो जाते हैं तो थोड़ा बहुत तो परिवर्तन जो है स्पीसीज में आ जाता है, तो उसकी वजह से आ गया हो वहां पर जो है ये एक्सप्लेनेशन कर सकता है स्टूडेंट। तो यही है कि हम एक सोर्स, अब उसने ये भी खेला है कि मैं आंसर की दूंगा, सोर्स बताना कहां से पूछे, वो सोर्स बताओगे कहां से? सोर्स है ही नहीं, इसका सोर्स कहां से मिलेगा बताइए? ये भी यूपीएससी ने करने की कोशिश की है। तो पहले का आंसर ए ही आएगा। एंड सेकंड देखो, फिर प्रारंभिक बौद्ध मूर्ति विद्या में रिक्त स्थान क्या दर्शाता है, ये भी हमारी खुद की एक्सप्लेनेशन पर ही डिपेंड करेगा कि एम्प्टी सीट का मतलब क्या है। तो एम्प्टी सीट में जैसे हम माने बुद्ध का ध्यान, बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश, तो ये तो नहीं है सारनाथ में था पहला धर्मोपदेश, बट एम्प्टी सीट इस चीज को इंडिकेट करती है। बुद्ध का महापरिनिब्बाण, बुद्ध का महाभिष निष्क्रमण। तो अब इसमें भी बहुत कंफ्यूजन है कि बुद्ध का ध्यान भी हो सकता है, क्योंकि एम्प्टी सीट का मतलब होता है कि हम जब शांति से बैठते हैं तो बिल्कुल शून्य हो जाते हैं,
वहां पर, तो बुद्ध का ध्यान भी हो सकता है, बुद्ध का महापरिनिर्वाण भी हो सकता है। तो अब बताओ इसमें स्टूडेंट कहाँ कहाँ से कर पाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। और कुछ में तो कुछ सोर्स में अब चैट जीपीटी से हम जैसे चेक कर रहे हैं या जेमिनी चेक कर रहे हैं, तो एक ही क्वेश्चन के 3-3 आंसर दे रहा। कैसे हम, मतलब जिस को जो है चैट जीपीटी इतने टाइम से ट्रेंड है और जेमिनी बहुत सालों से ट्रेंड होता आ रहा है, वो नहीं कर पा रहे हैं क्वेश्चंस को, तो स्टूडेंट की क्या हालत हुई होगी एग्जाम हॉल में, ये इससे पता लगा सकते हैं। बट इसका मुझे बुद्ध का ध्यान ज्यादा ठीक लग रहा है एमपीटी सीट का यहाँ पर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आसान था, ये पीसीएस टाइप ही क्वेश्चन उन्होंने बनाया था कि जो सप्तसैंधव नदियां हैं, 7 नदियां हैं, उन नदियों के हमें ऋग्वेद में या एंशिएंट काल में जो नाम प्राप्त होते हैं उनका किससे क्या है। जैसे वितस्ता मैंने ऐसे याद किया कि वितस्ता वी आ रहा है और यहाँ से व्यास, तो मैं वितस्ता का जाऊंगा व्यास के पास, तो ये भी ऑटोमेटिकली हमारा कट जाएगा और ये भी हमारा कट गया। तो 1 गया, 4 गया और ये गया। और अस्किनी जो है हमारा, अस्किनी झेलम नहीं होता, चेनाब होता है, एंड परुसली जो है राबी आएगा। तो इसका जो आंसर है 3 आ जाएगा। ठीक है, यही क्वेश्चन मुझे बस इसमें आसान लगा, वरना सब क्वेश्चन जो है बहुत टफ भाई। हिस्ट्री का मतलब ऑप्शनल भी जिसने बहुत अच्छे से बुक्स पढ़ी हैं वो ही कर पाएगा, नोट्स पढ़ने वाले का नहीं होगा इसमें। हिस्ट्री जिसने हिस्ट्री के नोट्स पढ़े ना, हाँ ठीक है क्लासेस ले जाते हो, इस टीचर की क्लासेस, उसके भी बस की नहीं है। जिसने किताबें पढ़ी हैं उनका ही है इसमें, वो बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ बहुत डीपली आपको स्टडी करनी पड़ेगी। जैसे यही पूछा अमरावती स्तूप और उसकी उद्भृत मूर्ति कला रिलीफ स्कल्पचर के बारे में कौन सा कथन सही है। ये पूछा है कि यह निचली कृष्णा घाटी में स्थित है, चलो ठीक है, ये नागार्जुन कोंडा और अमरावती जो है कृष्णा घाटी की निचली में, क्योंकि आंध्र प्रदेश में है, तो आंध्र प्रदेश से हम ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि वो कृष्णा नदी घाटी, कृष्णा की जो है निचली ही घाटी आएगी। तो ये स्टेटमेंट आसान। फिर भारत में आकार की दृष्टि से सांची स्तूप के बाद इसका ही स्थान है, ये स्टेटमेंट देखिए, आकार की दृष्टि से यानी कि बड़ा कौन सा है। तो हम पहली बात तो सांची नहीं है, केसरी स्तूप हमें मिला है बिहार में, तो वो सबसे बड़ा है, विशाल है, उसके बाद सांची, और उसके बाद अगर होगा तो ये आएगा, वरना तो हम भारत में इसको नहीं मान सकते, ये नहीं है, तो इसको हम हटा देंगे। अमरावती मूर्तिकला शैली का परिवर्तित दक्षिण भारतीय मूर्तिकला पर गहरा प्रभाव पड़ा, बात ठीक है, दक्षिण भारत का ही ये मूर्तिकला वो था, और उसकी रचनाओं को श्रीलंका और दक्षिण पूर्वी एशिया ले जाया गया। तो ये स्टेटमेंट सही है, 1 और 3 इसका, हाँ 1 और 3 दिया भी है, और 1 और 3 इसका आ जाएगा। देखिए कितना डीप आपसे पूछने की कोशिश कर रहा है, बहुत यार, मैं तो कह रहा हूं, मैंने एग्जाम नहीं दिया बट मुझे जो है क्वेश्चंस को देखते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, इतना टफ जो है इसका इस बार बनाया। ये देखिए कितना याद करेगा, कभी प्रारंभिक चोल पूछ लेता है, कभी जो है प्री मिडाइवल हिस्ट्री वाले चोल पूछ लेता है, पता नहीं चल रहा भाई, वो भी नहीं पूछा इसमें। ठीक है, कौन सा सही नहीं है। तो सेंट गुट्टूवन चेर बिल्कुल ठीक है, इसकी कुछ कहानियां भी मिलती हैं। उद्यन जेरल, इसकी भी कहानियां मिलती है, और नेदुन जेलियन जो है, इन तीनों की ही कहानियां मिलती है। जब संगम होता है दक्षिण में, जो संगम होता है, तो पांडी शासकों की तो बहुत ज्यादा कहानियां हैं, लेकिन चेल वालों शासकों की भी कहानियां हैं। तो उद्यन जेरल जो है ये चोल नहीं है, ये चेर का सबसे महान जो शासक माना जाता है वो उद्यन जेरल ही माना जाता है, और श्रीलंका और लंका पे भी ये अटैक करता है। तो इसका आंसर मेरे हिसाब से भी है और यही सही है। ठीक है, एंड आगे देखिए, ये देखिए बोस गांधी बोस, और यही सब इसमें ही स्टूडेंट, मतलब तीसरे उस पर जाएगा तो पहले 3 भूल जाएगा, पहले 2 भूल जाएगा, चौथे पे जाएगा तो पहले 3 भूल जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं। 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक के गठन के निर्णय में कौन से कारकों का योगदान रहा है। ठीक है, ये पूछा है हमसे। तो बोस महात्मा गांधी का विश्वास जीतने में विफल रहे, ठीक है, वहां पर विफल रहे थे, तभी तो ये सुभाष चंद्र बोस के विरुद्ध में जो है उन्होंने खड़ा किया था उनको। फिर है कांग्रेस वामपंथी में एकता नहीं थी और बोस को वो समर्थन देने में विफल। ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि आप देखोगे कि त्रिपुरा जो अधिवेशन होता है उसमें भी ये सुभाष चंद्र बोस ही जीतते हैं, तो कहीं ना कहीं वामपंथियों की वजह से ही वो ज्यादा मत प्राप्त करते हैं। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। साम्यवादियों ने बोस के प्रयासों का समर्थन नहीं किया। ठीक है, साम्यवादियों की बात चल रही है, वो कांग्रेस वामपंथी एक अलग चीज है और यहाँ पर साम्यवादी एक अलग चीज है। ठीक है,
यहाँ पर देखो स्टेटमेंट कंपैरिजन, हम पहले स्टेटमेंट कंपैरिजन से क्वेश्चन जो है निकाल लेते थे। यहाँ पर कांग्रेस वामपंथी में एकता नहीं थी और बोस को समर्थन देने में विफल रहे, साम्यवादी ने बोस के प्रयासों का समर्थन नहीं किया। बात दोनों एक ही चल रही है, कांग्रेस वामपंथी और साम्यवादी। अब स्टेटमेंट कंपैरिजन करेंगे तो हम कहेंगे जब एक काटेंगे तो दो भी काट देंगे, इसलिए एक और चार आंसर। बल्कि ऐसा नहीं किया है इस बार यूपीएससी ने, सारे तुक्के वाले लॉजिक हटा दिए हैं यूपीएससी ने। सब जो तुक्के वो जाते थे ना, हाँ हम जो है पीवाई को देख लें और जो टेक्निक है उसको सीख ले, टेक्निक खत्म, सारे कोचिंग वाले खत्म। यहाँ पर टेक्निक कोई काम नहीं कर रही है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यहाँ पर एम एन रॉय के समर्थक, क्योंकि कांग्रेस वामपंथी एक अलग है और साम्यवादी वो अलग चीज है, ठीक है। फिर एम एन रॉय ये साम्यवादी थे कि समर्थक और जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादी नेताओं ने बोस को समर्थन देने की अपेक्षा कांग्रेस की एकता को वरीयता दी। जब जयप्रकाश नारायण ने अपनी समाजवादी पार्टी का गठन किया तो फिर उसने ये कहा कि हम कांग्रेस की ही पार्ट है, हम कांग्रेस से अलग नहीं है। तो ये सोच रहे थे कि हम जो है कांग्रेस को ही मजबूत करेंगे, दूसरे ब्लॉक बनाने से बेहतर है कि कांग्रेस को ही मजबूत। अब इतना डीप एनालिसिस कोई हिस्ट्री ऑप्शनल वाला ही कर सकता है यार, वहां पर इतना टाइम भी नहीं होता, इतना सोचने का भी नहीं होता कि हम इतनी एक्सप्लेनेशन कर लें। भाई मैं तो शॉक्ड हो गया इस पेपर से, बिल्कुल खत्म, टाटा बाय बाय। तो ये दो इसमें हट जाएगा, एक और एक 3 4 इसका आंसर आना चाहिए सी, यही आंसर इसका माना जाएगा। फिर 1856 में अवध के सम्मेलन के तत्काल बाद अवध में ब्रिटिश नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये क्वेश्चन देखिए, अब ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन मुझे लगा कि हाँ 12th की एनसीईआरटी से है, इसको डायरेक्ट उठा दिया है। वरना एनसीईआरटी पहले हम हिस्ट्री ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ के जाते थे और सोचते थे कि हाँ यार ठीक है इससे ही हो जाएगा, बट अब ऐसा नहीं रहा है। अब ये सब चीजें खत्म हो गई है कि हम एनसीईआरटी पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, ये सब चीजें खत्म हो गई है। एक दो क्वेश्चन आ रहा है, अब बहुत डीपली हमें पढ़ना पड़ेगा और ये तो पेपर ही बनाया गया हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए। ये देखिए, तालुकदारों की भू संपत्ति जब्त कर ली गई किंतु उन्हें अपने अस्त्र शस्त्र और किले अधिकार में रखने दिए गए। ये स्टेटमेंट गलत है। उसका रीजन ये है कि ना केवल उनकी भू संपत्ति जब्त की गई थी बल्कि जो वो सैनिकों को लेकर चलते थे, उनके जो जितने भी शस्त्र थे उन सबको ही जब्त कर लिया गया था। इसलिए 1857 का जो विद्रोह होगा उसमें तालुकदार भी अवध में जो है पार्टिसिपेट करेंगे। तो पहला स्टेटमेंट गलत। तालुकदारों को बाहरी व्यक्ति मानते हुए 1856 में संक्षिप्त राजस्व बंदोबस्त किया गया, ठीक है। ये भी ब्रिटिश तालुकदारों को हटाकर कृषकों से सीधे राजस्व लेने में विश्वास करते थे। अब यहाँ पर डायरेक्ट वही कुछ स्टूडेंट ने ये क्या होगा कि यार डायरेक्ट शब्द का यहाँ पर उल्लेख किया है तो डायरेक्ट की वजह से इसको हटा देते, ऐसा नहीं है। तालुकदारों के नीचे जो है किसान ही आएंगे, तो तालुकदारों को हटाएंगे तो वो किसानों से ही संबंध स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे होंगे, क्योंकि 1856 हो चुका है। ब्रिटिश जो औद्योगिकरण चल रहा था उसको दूसरा फेज आ गया है, औद्योगिक फेज आ गया है, जो उपनिवेशवाद का दूसरा फेज होता है। तो अब यहाँ पर ये कोशिश कर रहे हैं कि हाँ जो है किसानों के पास भी थोड़ा पैसा जाए, उससे क्या होगा मार्केट स्टैब्लिश होगी। तो ये क्या है कि डायरेक्ट किसानों से ही समझौता करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर ही रैयत वाली ये सब चीजें आने लगेंगी। तो 2 और 3 इसका जो है आंसर होना चाहिए। पहला स्टेटमेंट गलत है इसमें, ठीक है। ये तो ठीक है, ये एनसीईआरटी से आपका डायरेक्ट लिखा हुआ है, बट इसको कैसे करोगे? ये भी तो है, पूरे पेज का एक क्वेश्चन है, इसको कैसे करोगे? एक क्वेश्चन आप कर लोगे तो ये भी तो सोचने वाली बात है ना, एक क्वेश्चन से तो सिलेक्शन नहीं हो रहा। समुदाय पर आधारित राजनीतिक गठबंधनों की उत्पत्ति 1919 के मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के मूल स्वरूप में निहित थी। निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन उपयुक्त अभिकथन का समर्थन करते हैं? तो इसमें इन सुधारों ने पृथक निर्वाचक मंडलों के सिद्धांत को बनाए रखा और विस्तृत किया, ठीक है। इन्होंने आगे बढ़ाया था ये स्टेटमेंट आसान। पृथक निर्वाचक मंडलों के का उद्देश्य सशक्त होते भारतीय राष्ट्रवाद का प्रतिरोध करना था। यहाँ जो हमारे यहाँ राष्ट्रवाद की जो आवाज उठ रही थी उसको ही दबाना था। वंचित वर्ग पृथक निर्वाचक मंडलों में अंतर्निहित हितों के लिए एकजुट हुए। अब ये जो स्टेटमेंट 3 है, स्टेटमेंट 3 इन्होंने जनरलाइज किया है, ये डायरेक्ट प्रोविजन नहीं है, 1919 के एक्ट का प्रोविजन नहीं है। अब बट इसने कहा सुधारों के मूल स्वरूप में निहित थी। इसने उनकी जो सोच थी उस सोच को दिखाने की कोशिश की है, ना कि डायरेक्टली यही पूछे कि प्रावधान कौन से हैं। प्रावधान नहीं था, लेकिन वंचित वर्ग जो थे, चाहे वो एससी हो या फिर दूसरे वर्ग हो, महिलाएं हो, ये सब भी क्या हुए हैं अपने हितों के लिए एकजुट हुए कि हमें भी पृथक निर्वाचक मंडल चाहिए, इस तरीके से। तो आप यहाँ पर यूपीएससी फिर खेला करेगा कि मैं राजा हूं तो क्या इसका आंसर मानना है।
ये इसके ऊपर डिपेंड रहेगा। बट मेरे हिसाब से ये है कि इसने मूल स्वरूप में नीति सुधारों के मूल स्वरूप में इसने ये पूछा कि भावना के अकॉर्डिंग में आपको सवाल करना है, तो इसका आंसर डी ही आना चाहिए। ठीक है। हालांकि वंचित वर्गों को जो पृथक निर्वाचक मंडल है वो 1935 के अधिनियम के तहत दिया गया, बट एकजुट तो यहां से होने लगते हैं। ठीक, अब ये देखिए, कर्नाटक के विख्यात शास्त्रीय गायक पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर किस घराने का प्रतिनिधित्व करते थे? ओहो, घराने पूछना स्टार्ट कर दिया। पिछली बार भी एक घराना था, इस बार भी एक घराना था, उसमें लाहौर घराना था, इसमें ये घराने आ गए। पता नहीं भाई, मैं तो वहां पर नहीं कर पाता, मेरे तो बस की नहीं। ये तो मैंने इस पर तो हथियार डाल देता मैं, ये और तो मेरे लिए डुएबल थे क्योंकि हिस्ट्री का स्टूडेंट हूं, तो बट ये मेरे रस की नहीं है। मतलब जितना सच्चाई बोल दी जाए उसमें कोई नुकसान नहीं, ये नहीं होता। बट इसका आंसर जो है मैंने देखा तो डी आंसर इसका निकल रहा है। ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 10, मिस्ट्रेस ऑफ द फील्ड। ओहो, क्षेत्र पत्नी। क्षेत्र पत्नी शब्द किस ग्रंथ से उद्भूत है, मतलब उद्धृत हुआ है? अब ये शब्द इस पर ध्यान देंगे तो आंसर जाएगा ए। बट अथर्ववेद की बात करें, अथर्ववेद में क्या है? अथर्ववेद में चीजें चल रही हैं कि कृषि के लिए जो वो लिखा गया है, मैं सेशन ले लेता हूँ अभी 10 मिनट। ठीक है, वो कहाँ है आयुष सर? यार ड्यूटी क्यों लगाते हैं? अच्छा ठीक है, ठीक करते हैं। क्षेत्र पत्नी शब्द निम्नलिखित में किस ग्रंथ में उद्धृत है? तो इसको आप देखिए, अब ये कह रहे हैं कि किसमें इंट्रोड्यूस किया गया, किसमें उद्धृत है, किसमें उल्लेख है। बहुत टफ क्वेश्चन है भाई। ऋग्वेद, अथर्ववेद, अष्टाध्यायी, अर्थशास्त्र, चारों में ही मिल जाएंगे क्षेत्र पत्नी शब्द, बट उद्धृत क्या है? तो अथर्ववेद जो है, हमारा अथर्ववेद जो है कृषि पे लिखा गया है, तो मुझे लगता है कि यूपीएससी इसका आंसर बी मानेगी, और बी ही इसका आंसर होना चाहिए। अथर्ववेद कृषि पर लिखा गया है, कृषि के बारे में कहता, बैलों के बारे में, क्षेत्र पत्नी के बारे में, सब में बता। मैंने चेक किया, रीचेक किया, अर्थशास्त्र में इसका उल्लेख है, अष्टाध्याय में भी, ऋग्वेद में कहां से निकालेंगे, पता नहीं चलिए भाई। कोच हट जाओ, टाटा बाय बाय हो गया। अब फिर निम्नलिखित कर्नाटक संगीत के किस राग का हिंदुस्तानी संगीत के राग विलापन से मेल है? ओहो भाई, कर्नाटक संगीत, पता नहीं कर्नाटक संगीत को फूक के रख दिया इन्होंने, पता नहीं क्या है इसका, पता नहीं है भाई, मैं नहीं कर पाता। बट इसका आंसर धीर शंकरा भरलम दे रहे हैं, तो भरलम सड़लम कर दो भाई, पता नहीं है। ठीक है। हिल्टन हिल्टन यंग कमीशन, ये एक ही क्वेश्चन था, हिस्ट्री का एक ही क्वेश्चन था जो सबसे आसान माना जा रहा था। हिल्टन यंग कमीशन द्वारा कृत्रिम रूप से निर्धारित की गई रुपए स्टर्लिंग विनिमय दर को ब्रिटिश सरकार द्वारा किस कारण से अंगीकार, ये तो यहाँ से ही आप कर दोगे। तो एक दो क्वेश्चन से कुछ नहीं होता है यार, दो तीन क्वेश्चन हो जाए तो। ये देखिए हिस्टोग्राफी, वाह, क्या यूपीएससी क्या अपेक्षा रख रहा है आप लोगों से। ये भी देखिए, पाली ग्रंथों में कहापन, निक्खा, कंस, काकड़िका जैसे सिक्कों के प्रथम स्पष्ट संदर्भ समाविष्ट है। बात ठीक है, होंगे ही और है भी, हमने पढ़े भी हैं। पाली ग्रंथों से प्राप्त साहित्यिक साक्ष्य की पुष्टि अनेक स्थलों से प्राप्त आहत सिक्कों के पुरातात्विक प्रमाण द्वारा होती है। इन सिक्कों में से अधिकांश चांदी से बनी है। तो अब ये किसी चीज से बने हुए, ये तो इन्होंने स्टेटमेंट सही दिए हैं। यहाँ पर स्टेटमेंट गलत पूछ ही नहीं रहा कि स्टेटमेंट गलत है सही है, बट ये किससे संबंधित आ गया है ना क्वेश्चन। तो ये देखिए मतलब स्टूडेंट देख रहे होंगे यार, सी सेट का तो धोखे से नहीं आ गया हमारे हाथ में। तो शहरी जीवन के उद्भव से, मुद्रा अर्थशास्त्र की और संक्रमण से। अब हिस्टोग्राफी बहुत बड़ी हिस्टोग्राफी है, इसमें सिक्कों के पतन और सिक्कों के जो है जारी होने को शहरी जीवन के उद्भव से भी मानते हैं। कुछ हिस्टोग्राफर जो है मानते हैं कि शहरी जीवन के उद्भव से हम मानेंगे, लेकिन कुछ हिस्टोग्राफर जो है, जो परिवर्तित हिस्टोग्राफी है आजकल, या सावल्टर हिस्टोग्राफी है, उपेंद्र सिंह ने भी इस चीज को उठाया है कि शहरी जीवन के उद्भव या पतन में सिक्कों के अधिक होना, ये कम होने क्या है। जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन देखो, वहां सिक्के नहीं थे, शहरी जीवन का उद्भव हुआ था। लेकिन जनरल ये है, जनरली ज्यादा एक्सप्लेनेशन करोगे तो फिर जो है डाउट में हो जाएगा। जनरली ये है कि शहरी जीवन के उद्भव से भी जुड़ा हुआ है, मुद्रा अर्थव्यवस्था की और संक्रमण से भी। ये मतलब हिस्ट्री का स्टूडेंट आसानी से इसको कर लेगा। ठीक है। फिर देखिए, निम्नलिखित में से किस मंदिर के मंदिरों के नागर शैली के शिखर हैं? अब मालीगिट्टी, विशाली बादामी, ऐहोल, देवगढ़, पट्टदकल। इतना तो हम पढ़ते हैं कि हाँ देवगढ़ आसानी से निकाल देंगे, तो एक ही स्टेटमेंट हट रहा है,
बट विरूपाक्ष मंदिर पट्टदकल ये तो नहीं है। बट ऐहोल का हमें एक पढ़ते हैं कि ऐहोल का जो है एक नागर शैली पर भी है, बट मैंने ये नहीं पढ़ा था कि यार कौन सा मंदिर है नागर शैली पर। ऐहोल के सारे मंदिर तो नागर शैली पर नहीं है उसके, बट कौन सा मंदिर उसने डाला है कि ये वाला मंदिर ऐहोल पर डाल दे, ऐहोल के कुछ मंदिर जो है उस पर है। बट ये हुची मल्लीगुल्ली मंदिर ऐहोल, तो ये भी इसका है 2 और 3, इसका आंसर आपका आ जाएगा। सब लंका लगा दिया इस बार। जैन धर्म मान्यता प्राप्त जीवन के अस्तित्व के 4 मुख्य रूपों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? ये आसान क्वेश्चन था, इसमें 4 होते हैं बट एक इसमें नहीं है, यक्ष नहीं है, क्योंकि यक्ष बौद्धिज्म से जुड़ा हुआ है। यक्ष यक्षिणी की मूर्ति हम मथुरा से प्राप्त भी करते हैं, तो यक्ष इसमें नहीं है। और बाकी जो है चाहे वो देवों की उत्पत्ति, हालांकि देखो देव और ईश्वर 2 वर्ड डाल दिए, कुछ मतलब एक ही लगाया होगा 90% स्टूडेंट ने मुझे बताया कि हाँ ये तो नास्तिक था, आस्तिक वाला नहीं था, ये तो जो है ईश्वर को नहीं मानते थे बट देवों को तो मानते थे। अब उसमें देव इस बार ब्रैकेट में डाल दिया, पता नहीं भाई क्या करना चाह रहा। ठीक है, बाघ गुफाओं में विद्वान हल्ली सालिसी चित्र क्या प्रदर्शित करता है? ठीक है, अब बताओ ये क्या है? क्या है? एनसीईआरटी पे, एनसीईआरटी से भी कहीं से नहीं मिलेंगे। एक आनंदमय लोक नृत्य, चिंतनशील मुद्रा, बुद्ध, कैलाश पर शिव और पार्वती का। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट ने लगाया होगा ये, क्योंकि बाकी को बुद्ध से जुड़ी हुई है, बट इसका आंसर है एक आनंदमय लोक नृत्य। हो गया, टाटा बाय बाय। ठीक है, भारत में स्थानीय मान पद्धति के उपयोग से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। सारी की सारी जो मनमानी है यहाँ पर यूपीएससी की ही चलेगी। हर क्वेश्चन में यूपीएससी की मनमानी चलनी है, हर क्वेश्चन में डाउट रहेगा ही रहेगा कि कौन सा आंसर इसको मानना है यूपीएससी को। जैसे इसमें प्लेस वैल्यू सिस्टम के उपयोग से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में स्थानीय मान पद्धति का सर्वप्रथम उत्कीर्ण अभिलेख उपयोग गुजरात की मनकर्णी पट्टिकाओं में मिलता है। ठीक है, 9वीं शताब्दी में संपूर्ण भारत में उत्कीर्ण लेखों में स्थानीय मान सामान्य हो जाता है। अब बताइए, सामान्य मतलब कॉमन हो जाता है, जनरल हो जाता है। अब इस स्टेटमेंट को जनरल वे में लेंगे तो सही लग रहा है, बट यूपीएससी की मनमानी ही होनी है यहाँ पर। दक्षिण पूर्व एशिया में संस्कृत के उत्कीर्ण लेखों में स्थानीय मान 7वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही मिलते हैं, ये ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग डी होना चाहिए, क्योंकि हम हिस्ट्री में कभी भी ये नहीं है कि एग्जैक्ट निकालने की कोशिश करेंगे, वो ज्योग्राफी की चीजें होती हैं, इसमें जनरलाइज ही ज्यादा करने की होती है। तो डी हो सकता है आंसर इसका 1 और 3 भी दे दे, बट मुझे जो लग रहा है वो डी लग रहा है। ठीक है, अब आओ, अब है ना क्वेश्चन, तो अब लगेगी लंका। हड़प्पा नगरों में पुरातात्विक खोजों के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। घरों में तकली की प्रचुर उपलब्धता है किंतु चरखे अनुपलब्ध है। ठीक, ऐसा अंशांकित बाट और मापन पैमाने की खोज है। अपेक्षाकृत रूप से विस्तृत प्रांगण के चारों ओर अधिकतर पकी हुई ईंटों से निर्मित घर मिलते हैं, जिनके अपने कुएं, स्नान करने के चबूतरे और बड़े कमरे हैं। ठीक है, तो तीनों स्टेटमेंट सही है। अब देखते हैं क्या क्या होता। संकेत फर्स्ट संकेत करता है कि कताई घर पर किया जाने वाला एक श्रम साध्य कार्य था। बिल्कुल ठीक है, ये पढ़ते भी है, जनरली पढ़ते भी है। कथन तो हड़प्पा के लोगों में वैज्ञानिक विज्ञान के प्रसार की ओर संकेत करता है। ठीक है, साझी संपत्ति व्यवस्था के उद्भव की ओर संकेत करता है। कथन 3 साझी संपत्ति की नहीं करता है, प्राइवेसी की बात करता है, निजी संपत्ति की बात करता है कि अपने अपने घर में कुएं हैं, तो इसको हटाओ। और ये पता है, सी सेट आ गया यहाँ पर। फिर एक आंदोलन और बारदौली सत्याग्रह के बारे में कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही पूछा। एक का आंदोलन अधोपांत कांग्रेस द्वारा समर्थित एवं संगठित था, जबकि बारदौली सत्याग्रह का आरंभ में कांग्रेस के प्रयास से मुक्त था और केवल अंतिम चरण में कांग्रेस द्वारा समर्थित था। गलत है, क्योंकि प्रारंभ में ही बारदौली सत्याग्रह जो है कांग्रेस के प्रयास से मुक्त नहीं था, उसमें भी समर्थित ही था। ठीक है, एक का आंदोलन का नेतृत्व अवध के तालुकदारों द्वारा किया गया था, जबकि बारदौली सत्याग्रह भूमिहीन श्रमिकों का आंदोलन नहीं, भूमिहीन श्रमिक नहीं थे, उसमें भी जो है भूमि के वो थे। बारदौली सत्याग्रह भू राजस्व की वृद्धि के विरुद्ध एक अभियान था, जबकि एक आंदोलन लगान की अत्यधिक वसूली के विरोध में था। ये तो ठीक है, अपना जो जनरल किताबें होती है जो हम पढ़ते हैं वहां से आगे, ये ठीक है। भू राजस्व वृद्धि के विरुद्ध एक अभियान था, बात ठीक है, भू राजस्व की वृद्धि के विरुद्ध था बारदौली, और एक आंदोलन रेंट के लिए था। ठीक है, एक आंदोलन वर्तमान उत्तर प्रदेश के वाराणसी, मिर्जापुर, हिलो में केंद्रित था, जबकि बारदौली सत्याग्रह सौराष्ट्र में हुआ था। ठीक है, तो वाराणसी मिर्जापुर जिलों में नहीं था, इसका अलग केंद्र था। ठीक है, इस वजह से गलत है। ऋग्वेद काल के बारे में नहीं। अब इसको देखिए यार, क्या भाई, हट जाओ। कूपों से पहले पढ़ने दो, भूलूंगा बाद में, पहले पढ़ूंगा। कूपों से की जाने वाली सिंचाई ने कृषि को प्लावनीय मैदानों और नदी किनारों की पट्टियों से दूर वर्तमान पंजाब और हरियाणा के मैदान में विस्तृत होने का अवसर दिया, जहां भूमिगत जल स्तर सतह के पर्याप्त समीप था।
कूपों से पानी निकालने के लिए भारवाही पशु शक्ति का प्रयोग किया गया। दोनों स्टेटमेंट ये ऋग्वेद में पानी निकालने के लिए अश्म, चक्र और अहवाफ के उपयोग के साक्षी है ऋग्वेद में। तो ये समर्थन कर रहा है नहीं कर रहा है, क्या पहले तो ये भी देखना होगा कि ऋग्वेद में इस चीज के हैं या नहीं है। ठीक है, अब ये यूपीएससी जाने, हमें नहीं पता, जनरल जनरल में तो लग रहा है कि सही होगा, बट यूपीएससी जाने ऋग्वेद में पशु, परशु, कुलीश, कुल्हाड़ी और दात्र, सिरली जैसे उपकरणों के उपयोग को लेख है। तो ये तो समर्थन नहीं करे, क्योंकि वहां पर बात अलग चल रही है, यहाँ पर बात अलग चल रही है। ऋग्वेद से पहले भी भूमि को जोतने और गाड़ियों को खींचने के लिए बैल के उपयोग का इतिहास मिलता है, ये मिलता है। ठीक है, 12वीं पशु शक्ति का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद से पहले भूमि को जोतने, गाड़ियों को खींचने के लिए बैलों के का अच्छा ठीक है, चल फिर आगे बढ़ते हैं कि ऋग्वेद से पहले भी भूमि को जोतने और गाड़ियों को खींचने के लिए बैल के उपयोग का इतिहास मिलता है। अब देखो, कूपों से पानी निकालने के लिए भारवाही पशु शक्ति का प्रयोग किया गया और कूपों से की जाने ऋग्वेद काल के बारे में, ये तो सारे जो स्टेटमेंट है ऋग्वेद के काल के बारे में है। क्या ये स्टेटमेंट दोनों इस चीज को जो है सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे? बट यहाँ पर स्टेटमेंट में देखेंगे, पहला अगर हम सही मान लें तो तीसरा तो खत्म कर ही देना है। तो इसका आंसर सी आ जाएगा। ठीक है, टफ था भाई, टफ था, आसान नहीं था, वहां पढ़ेंगे तब पता चलेगा। एक ये है थोड़ा करंट बेस्ड एंड मिडाइवल हिस्ट्री। ताई एहोम राज्य द्वारा निर्मित और यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में निम्नलिखित मोइदामों के संबंध में निम्नलिखित कौन से कथन सही हैं? वे सैन्य दुर्ग के रूप में कार्य करते थे। ठीक है, ये तो पिछले साल बहुत पढ़ा होगा आपने, ये टफ नहीं माना जाएगा। अगर नहीं हो रहा है तो इसमें स्टूडेंट को देखना चाहिए क्या उसने करंट सही से पढ़ाया है, नहीं पढ़ा। वे राजवंशियों और अभिजातों के मनोरंजन केंद्र थे। वे राजवंशियों, रोयल और अभिजातों के समाधि स्थल, ये तो बोरियल ग्राउंड ही माने जाते हैं, इसलिए ही यूनेस्को में वो गए भी है। दूसरा, वे राजवंशियों और अभिजातों के युद्धाभ्यास केंद्र थे। ठीक है, तो इसमें जो आंसर आएगा, युद्धाभ्यास केंद्र नहीं थे, बट वो छुपते थे, वो सैन्य दुर्ग के रूप में कार्य करते थे। बट ये यहाँ पर क्या है, युद्ध अभ्यास केंद्र, तो बैटल ड्रिल सेंटर नहीं थे वो, कोई यहाँ पर ड्रिलिंग नहीं होती थी उसके उस पर। बट जैसे ही अटैक होता था तो उसमें वो छुप जाते थे सैन्य दुर्ग। जैसे इसमें जब औरंगजेब ने भी अटैक किया था तो वो सैन्य दुर्ग के रूप में ही उसको कार्य किया था इन्होंने भी, जो मोइदम थे। तो हम इसको, इसका जो आंसर है बी है। तो ये देखिए लगभग 21 क्वेश्चंस जो है हिस्ट्री से हैं। अब डिसाइड कर लो भाई कि आसान है या टफ है। हिस्ट्री वाले खुश हो गए होंगे, ऑप्शनल हिस्ट्री वाले, कि मेरे लिए तो ठीक है भाई, मेरे लिए डुएबल है, मैं 21 में से 15-12 कर लूंगा, वो भी 15-12-10 तक ही पहुंचेंगे। एंड जीएस वाले डर गए होंगे कि यार हिस्ट्री को तो हम वैसे भी नहीं पढ़ पाते हैं, मतलब जो साइंस के बैकग्राउंड के हिस्ट्री को वैसे भी इग्नोर ही करते हैं, और एंशिएंट, उसमें भी एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक है, तो उनके लिए थोड़ा टफ रहा होगा, बट हिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए मॉडरेट टू टफ था, और बाकी स्टूडेंट्स के लिए टफेस्ट था। हिस्ट्री के क्वेश्चन टफेस्ट थे। तो इस तरीके से यही 21 क्वेश्चन से ये डिसाइड करेंगे कि कट ऑफ कहां पर जानी है। बट वो कट ऑफ जो मैंने पिछली वाली क्लास में बताया, वीडियो में बताया, कि 75 से ऊपर कट ऑफ नहीं जाने वाली है इस बार। एक तो सीसेट अनएक्सपेक्टेड चीजें डाल दी हैं, यूपीसीएस की मेंस के 5 क्वेश्चन डाल दिए हैं, इसी तरीके से रीडिंग कंप्रेहेंशन कम कर दिए, तो वो भी डिसाइड करेगा। तो कट ऑफ 75 से ऊपर नहीं जा रही है, किसी जिसकी भी 75 है वो पक्का निश्चित रूप से जो है इसमें लिस्ट में आएगा, देख लेना। ठीक है, तो आंसर की आ जाएगी 1-2 दिन में, और देख लेना। बट मेरा जो अनुमान, मैंने जो जितना भी अनुमान लगाया है या सोचा है, पढ़ा है, वो तो मेरे हिसाब से यही आंसर लग रहे हैं। और जो है आंसर की बता देगी कि यूपीएससी को क्या क्या मानना है। 2-3 क्वेश्चन में हो सकता है कि वो बदले आंसर, और हो सकता है भाई इधर उधर ऊपर नीचे देगा ही देगा। ठीक है, चलिए, ठीक है, फिर 1 मिनट। ठीक है, फिर मिलते हैं एक अलग वीडियो में। ज्योग्राफी पर देखता हूँ, ज्योग्राफी पर बनाते हैं फिर। अगली जो वीडियो एक्सप्लेनेशन आएगा ज्योग्राफी का, ये हिस्ट्री का एक्सप्लेनेशन 21 क्वेश्चंस का।
ठीक।